नमस्ते। मेरे साथ आज फिर प्रोफेसर आबे दुबे। उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा ही नहीं, सारे पांचों विधानसभा चुनावों की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ साइज की वजह से या जब हमारे प्रधानमंत्री की नजर केवल उत्तर प्रदेश में ही है, तो इस वजह से भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर दुबे, आपका स्वागत है। आज जी एक धन्यवाद। बड़ी खबर चल रही है कि समाजवादी पार्टी के जो 2-3 ऑफिस बेरर हैं, उनके सहयोगी हैं, अखिलेश यादव के खास करके, उनके घरों पे इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। उसमें एक डॉक्टर राजीव राय हैं, उनके घर पे पड़ा है, और एक मनोज यादव जी हैं, बड़े ठेकेदार हैं मैनपुरी के, उनके घर में पड़ा। अब छापे चल रहे हैं। डॉक्टर राय ने कहा है कि भाई मेरे यहाँ तो मेरा कोई बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आज तक ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी ब्लैक मनी की बात नहीं है। लेकिन ठीक है, छापा तो पड़ ही रहा है। इसकी वजह से अखिलेश यादव जी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, रायबरेली में अभी किए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये तो एक ट्रेंड हो गया है कि जहां पे भी चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव था तो टीएमसी के जितने लोग थे उनके यहाँ छापे पड़ रहे थे, और उन्होंने अपने साथी लोगों से कहा है कि अब आप वो रहिए, तैयार रहिए, ईडी और सीबीआई भी अब आपके घर आएगी। तो इससे क्या मतलब, इससे कौन डर रहा है? क्या वोट का कितना फायदा हो रहा है भाजपा का? क्यों कर रहे हैं? नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक वोट का भी लाभ नहीं होगा। अगर होगा तो कोई नुकसान ही होगा। नुकसान बहुत नुकसान भी ना के बराबर होगा। देखिए, ये चीजें, इस तरह की गतिविधियां केवल राजनीतिक स्तर पर लोगों को डराने के लिए की जाती हैं। इनका बंगाल के चुनाव में हम देख चुके हैं, इसका कोई भाजपा को लाभ नहीं हुआ, और जो चुनाव की धारा है उस इससे प्रभावित नहीं होती है। अगर सत्ताधारी पार्टी की रणनीतिकार ये देखते हैं कि उनके विपक्ष में कोई एक इस तरह का व्यक्ति है जिसके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ने से उसको डराया धमकाया जा सकता है, उसको अपने पक्ष में लिया जा सकता है, या उसको निष्क्रिय किया जा सकता है, तो उसके लिए ये कार्रवाइयां वगैरह होती हैं। लेकिन जब ये कार्रवाइयां बहुत सोच समझकर चुनिंदा तरीके से की जाती हैं और यदा कदा ही की जाती हैं, तभी इनका प्रभाव होता है। अगर ये कार्रवाइयां आमतौर पर, जैसे कि आजकल है, जैसी चुनाव आता है वैसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की तरह मैदान में उतार देती है, तो फिर धीरे धीरे इन चीजों का प्रभाव होना बंद हो जाता है। तो इनका भी कोई प्रभाव नहीं होगा, यहां तक कि इसकी प्रतिक्रिया में जो भाजपा विरोधी वोट है वो और भी ज्यादा एकजुट हो जाएगा। और देखिए, अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव, उनके चाचा के साथ जो समझौता हुआ है, उस समझौते ने तो भाजपा को और ऐसे लोगों को जो कि यादव वोटों के बंटने की कल्पना कर रहे थे, और शिवपाल सिंह के साथ मिलकर कोई गठजोड़ बनाकर ये सोच रहे थे कि वो चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे, उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई ये कार्रवाई केवल एक, जिसे कहते हैं कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमजोरी है, और उसको ढांकने के लिए या उसको पलटने के लिए ये सब गतिविधियां की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भाजपा को कोई भी फायदा होगा। जी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी और अखिलेश यादव की मुलाकात एक बड़ी अहम खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मैं एक चीज जरूर बताऊं, ये जो जिला पंचायत के जब इलेक्शन हुए, और उसमें जहां तक पंचायत सदस्यों की बात थी, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सपा आई थी। लेकिन जब अध्यक्ष चुनने जाने लगे, तब वो सरकार ने अपने दम पे लोगों को हड़का के और उन्होंने अध्यक्ष ज्यादा बनवा लिए। उस समय आम सपा के वर्कर को शिवपाल यादव की जरूर याद आई थी, क्योंकि मैंने कल अपने शो में कहा था कि जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आजकल अमित शाह साहब हैं, उसके कभी वाइस चांसलर रह चुके हैं शिवपाल यादव जी। वो ये सब मतलब ये सब करके छोड़ चुके हैं। तो उनके आ जाने से ये वाला जरूर ताकत मिलेगी अखिलेश यादव को, कि जो बूथ में कब्जा, उनको डराना, उनको धमकाना, उनको उठाने, जो एक टैक्टिस है भाजपा की, उसको जरूर शिवपाल जरूर निगेट करेंगे, भले ही वोट की दृष्टि से बहुत फर्क। शिवपाल सिंह बहुत ही अनुभवी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और संगठन के जरिए जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहा करती थी मुलायम सिंह यादव के जमाने में, और शुरुआत में अखिलेश यादव के जमाने में भी उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रहा करती थी। बाद में विवाद हो गया, ठीक है, वो अलग हो गए, और पिछली बार से अखिलेश का विरोध भी किया उन्होंने चुनावों में,
तो ये सब चीजें अब इतिहास की वस्तु बन गई हैं। और वो दोनों एक हो गए हैं तो यादव वोटों के बढ़ने का खतरा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। संगठन में किसी भी किस्म के बंटवारे का खतरा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और घरेलू स्तर पर अखिलेश ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का बेचैन होना बहुत ही स्वाभाविक है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ दूसरे तरीके से कान को घुमाकर पकड़ रहे हैं, दूसरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनकी आशाओं पे भी इससे पानी फिरा है। तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तरोत्तर झुकती जा रही हैं, हालांकि उनके झुकने की रफ्तार बहुत ही कम है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत स्तर की ऊपर मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं। अमित शाह की मीटिंग आपने देखी निषादों वाली, इसमें उन्होंने निषादों से विशेष रूप से आह्वान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जिताने में मदद करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में खुलकर नहीं किया था, हालांकि किया यही काम था लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया था, अब उसको ये काम बहुत खुलकर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा रह नहीं गया है कि जो कोई भी पक्ष उसको रोक के रखेगा कि आगे के वक्त में जब युद्ध का आगे का दौर होगा तब उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब तो खुला खेल फरक्कावादी है, सब लोग अपनी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बस एक चीज और बताएं, जैसे अभी भी भाजपा अभी 4 दिन पहले तक कह रही थी कि अभी तो हमारा प्रचार शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं। अब देखिए, अरे भाई, प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते 3-4 दिन उत्तर प्रदेश रहे, आज फिर उत्तर प्रदेश में है। शुरू हो चुका है, अमित शाह मैदान में कूद चुके हैं, नड्डा साहब जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, अपने प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में है, फिर 20 को है, फिर 23 को है, फिर 28 को है। मतलब अब यहाँ पे पीएमओ नहीं बनाया जा रहा है लखनऊ में, बाकी सब तो यहीं पे आना जाना उनका हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और मेरा तो मानना यह है किसी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। जो ये कहता है कि हमने चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं किया है, अभी देखिए हम चुनाव प्रचार करेंगे तो हम क्या कमाल करते हैं, वो सिर्फ एक दांव पेच वाली बात है। जी, मैं नहीं, एक चीज जरा इसी के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये लगता है कि अब कमान मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली, उनको कहीं ये लग रहा है कि शायद मुझे बिना इंटरवीन किए ये मामला बनेगा नहीं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी चुनाव में ऐसी कोई परिस्थिति थी कि मोदी जी अपने हाथ में कमान नहीं लेते। कोई योगी आदित्यनाथ को कमान देके तो वो लोग चुनाव जीत नहीं सकते। ये तो एक साधारण व्यक्ति भी मानता है। योगी आदित्यनाथ भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकते। योगी आदित्यनाथ को अगर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते तो उन्हें भितरघात का खतरा था और इसलिए काफी सोचने विचारने के बाद में, लंबे अरसे तक पशुपेश रखने के बाद में ये काम किया गया। ये चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और अब ये जनता को देखना है कि जिस व्यक्ति ने 5 साल तक सरकार चलाई, जो बाहुबली मुख्यमंत्री के रूप में मुठभेड़ें कराता रहा कानून व्यवस्था के नाम पर, जिसने विकास कुछ किया नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रदर्शन और एक तरह की जातिवाद भी चलाया, ऐसे व्यक्ति के प्रदर्शन को देखकर वो भाजपा को वोट देगी या नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर भाजपा को वोट देगी? और नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखेगी तो क्या उसे किसान आंदोलन नहीं याद आएगा? नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखेगी तो क्या उसे महंगाई नहीं याद आएगी? नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखेगी तो क्या उसे बेरोजगारी नहीं याद आएगी, जो कि केंद्र सरकार की नीतियों का फलितार्थ है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी न केवल योगी सरकार के खिलाफ एक स्तर तक की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। ये दोनों तरह की एंटी इनकम्बेंसियां हैं जिनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को करना है और ये विपक्ष की कुशलता पर निर्भर करता है कि वो इसका लाभ कैसे उठाएगा। जी, प्रोफेसर साहब, एक चीज और बताइए, ये आपको क्या लग रहा है, सारे चीफ मिनिस्टर को सपत्नीक बुला के अयोध्या जी में डुबकी लगवाई, वहां दर्शन करवाया, बनारस में सबको, ये सारे चीफ मिनिस्टर को कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो एक मुझे जहां तक लगा है कि वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया गया, उस लोकार्पण के जरिए एक खास तरह का संदेश भी देना चाहते थे। वो संदेश ये था कि हमारा जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल में हिंदुत्व की एक जबरदस्त उपस्थिति है। तो उस तरह का एक राष्ट्रीय संदेश वो देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रदेश का कार्यक्रम करने की बजाय उसको कई प्रदेशों के कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की उन्होंने कोशिश की। और ऐसा वो हमेशा करते हैं, ऐसा वो हर बार करते हैं। आप देखिए, एक दिन के अंदर कितने कपड़े बदले गए, किस तरीके से पूरा अभिनय किया गया,
और नाव पे किस तरीके से सफर किया गया और उसको कितने कैमरों के साथ उसको शूट किया गया, पूरी तरह ऐसा लगता है कि एक पटकथा लिखी गई। और उस लिखी हुई रात को फिर आकर 1:30 बजे स्टेशन का भ्रमण किया गया, शहर का भ्रमण किया गया। 1:30 बजे रात को एक बच्चे को भी पुचकारा गया, जैसे 1:30 बजे रात को कोई बच्चा वहां पहले से मौजूद हो पुचकारे जाने के लिए। तो ये सब जो हुआ है, इसको मतदाता किस रूप में देखते हैं और मतदाताओं पे किस तरह का असर पड़ता है, ये हम सब लोगों को देखना होगा। क्योंकि ये भविष्य में किस तरह, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा, या उत्तरोत्तर इसी तरह वो कामयाबी के नए मुकाम चढ़ती चली जाएगी, या उसको परेशानी होगी, वो उसका ग्राफ नीचे गिरेगा, और उसके क्या कारण होंगे, इन सब की समीक्षा करने में हमें ये सब प्रकरण मदद करेंगे। मैं एक छोटा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी इसलिए बात कर लूं कि जैसे बसपा का, मैं एक जिले को ठीक से जानता हूं, सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर में 5 सीटें थी। बसपा ने वहां पिछली बार 3 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, और उसमें से एक सईदा जी थी, नाम हो सकता है, वो राघवेंद्र सिंह थे और योगी जी के बहुत घनिष्ठ थे, बहुत क्लोज थे। 170 वोट से जीते थे। और आप समझ सकते हैं कि 170 वोट से जीतने में कितना क्लोज रहता है, और किसकी, कई लोगों का अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो महिला मुस्लिम थी। उसी सीट से अब बीएसपी ने बिल्कुल टर्न अराउंड किया है। बीएसपी ने वहां 3 सीटें डिक्लेयर की हैं, 2 पंडित जी लोगों को दे दिया है। अब इस बार कहा जा रहा है किसी मुसलमान को नहीं देंगे, 5 में से 1 तो रिजर्व सीट है, 4 में से 3 ब्राह्मण। तो ये बीजेपी का जो एक अजीब सा ढंग का बिहेवियर होता है ना, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। भाई मुसलमानों को दे रहे थे, मुसलमानों को देते। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी जो बहुजन समाज पार्टी को ही लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी को ही लग रहा है कि मुसलमान वोट इस बार उसे ना के बराबर ही मिलेगा। मुसलमान वोटों की तरफ से खामोशी के साथ एक संदेश है भी कि वो समाजवादी पार्टी के पीछे पूरी तरीके से कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं। ये बात ओवैसी को भी समझ में आ गई है, और यशपाल के जुड़ जाने के बाद में ये बात मुसलमान मतदाताओं को और भी समझ में आ गया है कि भाई उनके लिए कौन सी पार्टी है जिसको उन्हें वोट देना चाहिए। तो ऐसे में शायद जब टिकटों का वितरण हो तो हम लोगों को देखना होगा कि मायावती कितने मुसलमानों को टिकट देती हैं। मुझे लगता है कि हर बार के मुकाबले इस बार मायावती मुसलमानों को कम ही टिकट देंगी। जी जी। मैं एक चीज, ब्राह्मणों को टिकट देना स्वाभाविक ही है कि शुरू से उनकी रणनीति है कि ब्राह्मण वोट उनकी तरफ आए, भाजपा से संतुष्ट हो गए। तो अगर वो ब्राह्मणों को टिकट नहीं देंगे तो उनकी रणनीति फिर पूरी कैसे होगी? नहीं, क्योंकि एक मैं आपको बताऊं, एक नया और डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। हरशंकर तिवारी जी, जिनको भाई अब जिसको अच्छा लगे ना लगे, वो हरशंकर तिवारी जी एक ब्राह्मण समुदाय के ऊपर उनके लोगों का उनके प्रति आदर है, और खास करके ईस्टर्न यूपी के एक ब्राह्मण समुदाय पे। जैसे राजा भैया के ऊपर एक राजपूतों के यंग जो नौजवान है, उनको एक रॉबिन हुड जैसा मानते हैं कि भाई वो हैं। उनके घर के जो विनय तिवारी जी, कुशल तिवारी जी, गणेश शंकर जी, ये सब लोग ज्वाइन किए हैं सपा। और ये बहुत मेजर शिफ्ट है, कम से कम गोरखपुर और उसके अगल बगल की जेलों की राजनीति के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सपा जो अभी तक बिल्कुल ही, जिसमें ब्राह्मण का कुछ नहीं लगता था, वो कहीं ना कुछ इसको डैमेज करेगी, मतलब कोई वोट इधर का भी लाएगी ब्राह्मण का? मुझे लगता है कि हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के समाजवादी पार्टी में जाने से स्थानीय स्तर पर फर्क पड़ेगा और सपा को फायदा होगा। लेकिन उसका हमें ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि इससे कोई प्रदेश के स्तर पर ब्राह्मण वोटों के ऊपर असर पड़ेगा और ब्राह्मण जो है सपा की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने लगेंगे। हाँ, अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कुछ स्थानीय स्तर के कई ब्राह्मण नेता प्रदेश के विभिन्न कोनों में समाजवादी पार्टी में जाते हैं, अगर अगले 1 महीने 20-25 दिन के अंदर अंदर, तब फिर जरूर इस तरह का माहौल बन सकता है। तब फिर कहा जाएगा कि जो प्रक्रिया गोरखपुर के आसपास के इलाकों से हरिशंकर तिवारी के परिवार द्वारा शुरू की गई, वो पूरे प्रदेश में उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। भाई ब्राह्मण वोट असंतुष्ट हैं, लेकिन उनको नहीं पता है अभी तक कि वो उन्हें वोट कहां देना है। अब मायावती बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को टिकट देंगी। अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मणों को लगा कि मायावती द्वारा जो ब्राह्मण उम्मीदवार दिया गया है वो दलित वोटों, जाटा वोटों को मिलाकर और कुछ और वोटों को मिलाकर जीतने की स्थिति में पहुंच सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण वोटर काफी कुछ बीएसपी की तरफ चले जाएंगे। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस देखिए क्या करती है इसमें। हम लोगों को कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस बड़ी खिलाड़ी है,
लेकिन कांग्रेस जी को नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस कई इस तरह के कदम उठा सकती है, कई ऐसे रणनीतिक दांव लगा सकती है कांग्रेस, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। जी। जैसे एक अंबेडकर नगर जिला है, अंबेडकर नगर एक अकेला जिला था जहां 5 सीटों में 3 बीएसपी जीते थी, 2 बीजेपी जीती थी। और वहां के भी जो ब्राह्मण जो सब लोग हैं वो टूट के फिर सपा में गए हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितने लोग खफा हो रहे हैं भाजपा से या बसपा से, उनका एक ही स्थान उनको इस समय सपा मिल रहा है, वो एडवांटेज सपा को जरूर हो रही देखिए, है। जो सपा की तरफ जाने वाले लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, उन दोनों के प्रतिशत में काफी फर्क है। मेरा आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी काफी है और उतने लोग सपा के अंदर नहीं जा रहे। मतलब जी जितना जी बड़ा सपा की तरफ एक्सोडस होना चाहिए था, सपा में जितने बड़े पैमाने पर लोगों को जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी भाजपा के विरोध, भाजपा का जो भाजपा से जो क्षुभित मतदाता है, वो तलाश रहा है कि भाई उसका ध्रुव कौन सा होगा। जी अभी तक उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश नहीं दिया है कि सारे के सारे समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। हालांकि जो सी वोटर के सर्वेक्षण हो रहे हैं, उन सर्वेक्षणों में दिखाई पड़ता है कि जो कुछ भाजपा से निकल रहा है, जितना प्रतिशत, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। यानी बसपा से भी जो प्रतिशत निकल रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो उस तरह समाजवादी पार्टी की दावेदारी मजबूत होती जा रही है। बस समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय यही है कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। जी। ये मैं प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। जी, एक व्यक्ति के बिना शायद अपनी बात पूरी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में इस समय, वो है टेनी जी। जी टेनी जी को तो ऐसा मतलब उसने ऑलरेडी कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दे के नए चार्जेस लगा दिए हैं। एसआईटी ने, एसआईटी जो साफ साफ अब कह रही कि उनके लड़के तो उसमें पार्ट एंड पार्सल हैं और कोई दुर्घटना नहीं थी, वो हम्म सुनियोजित हत्या है। हम्म तो हम्म। अब टेनी जी को का इस्तीफा न लेना, मुझे लग रहा है कि रोज वो तो विपक्ष का फायदा करते जा रहे हैं। देखिए, टेनी जी का इस्तीफा न लेने के पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि भाजपा को लग रहा होगा कि इससे और उन ब्राह्मणों में और नाराजगी होगी। ठीक है कि टेनी जी उत्तर प्रदेश भर के ब्राह्मणों के नेता नहीं है, लेकिन कम से कम वो उत्तर प्रदेश से एकमात्र ब्राह्मण उपस्थिति थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और जब उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा तो एक भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चेहरा नहीं रह जाएगा। तो अगर टेनी जी जी को निकाला भी जाएगा तो हो सकता है कि चुनाव के बाद निकाल दें। जी जी चुनाव के बाद निकाल दें, चुनाव तक तो उनको रखे रहेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण पहले से ही नाराज हैं वो टेनी को भी निकाल देंगे। तो उनको एक और तर्क मिल जाएगा ब्राह्मणों को नाराज होने का। तो शायद वो तर्क ब्राह्मणों को नाराज होने का वो नहीं देना चाहते। हाँ, लेकिन मेरा इससे आकलन ये यह भी है कि लगता है, विपक्ष। हाँ, जी हर्ष आनंद आनंद जी, इससे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाता मंडल की उपेक्षा भी काफी हुई है। जी जी। हाँ हाँ, ठीक बात। आ, एक 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 नया आज डेवलपमेंट, अरे राहुल गांधी हारने के बाद 2019 में जब स्मृति ईरानी जी से हार गए थे, उसके बाद दूसरी बार अब वो उत्तर प्रदेश में फिर आ जाए हैं और आज उनकी पदयात्रा है अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अमेठी में। तो अब ये लग रहा है कि शायद राहुल गांधी भी थोड़ा उत्तर प्रदेश में आना शुरू करेंगे। अभी तक उन्होंने प्रियंका के ऊपर सब छोड़ रखा था और मेरे हिसाब से प्रियंका ने एक बेहतर काम किया था, कम से कम राहुल जी के मुकाबले। तो अब राहुल जी के आ जाने से और एक नई डिबेट उन्होंने खोल दी है हिंदू हिंदुत्व की। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस स्थिति में है, उससे उससे अगर सुधार की बात सोची जाए तो अभी कांग्रेस को उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में उत्तर प्रदेश पे जो जोर दिया है, वहां जो समय गुजारा है, उससे कांग्रेस कम से कम बातों में आ गई है। हम और आप कांग्रेस की बातें करने लगे हैं। इससे पहले तो कांग्रेस इस स्थिति में चली गई थी कि हम लोगों धीरे धीरे सोच रहे थे कि हम कांग्रेस के बारे में चर्चा करना ही बंद कर दें। अब कम से कम कांग्रेस चर्चाओं में है। ये प्रियंका गांधी की उपलब्धि है। राहुल गांधी, चूंकि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और उससे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था, तो चूंकि अमेठी में पदयात्रा होनी है, इसलिए राहुल गांधी का होना वहां पर जरूरी है, इसलिए राहुल गांधी गए होंगे। लेकिन अंततः उत्तर प्रदेश की बागडोर प्रियंका गांधी के पास ही रहेगी और वो जो भी करेंगी उसी से कांग्रेस का जो कुछ भला होना होगा वो होगा। जी लेकिन अब पंजाब की स्थिति काफी विकट है।
मैं बीच में आपकी बिना इजाजत के थोड़ा पंजाब की नहीं नहीं चर्चा नहीं, कर लूं। बिल्कुल पंजाब कीजिए पंजाब में, जी अभी पंजाब गया था मैं जी पटियाला गया था, वहां पे पंजाबी विश्वविद्यालय में मेरा एक व्याख्यान था। वहां पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों से और एक्टिविस्ट बुद्धिजीवियों से और दूसरे लोगों से जो कि चुनाव के बारे में जानकारी रखते हैं, मेरी बातें हुई। और मुझे लगता है कि पंजाब में कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है और उसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की होगी। और अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस के यहां से पंजाब निकलता है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उसके जिम्मेदार होंगे। और उत्तर प्रदेश में तो कोई वो बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाएंगे, केवल विश्लेषण के दौरान ही समझ में आएगा कि उनकी भूमिका क्या रही, तो जी वो भाजपा को डैमेज कर पाए या नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक साख बहुत कुछ पंजाब के चुनाव नतीजों के ऊपर, उत्तर प्रदेश में उनके प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करती है। जी। एक चीज बता, जब चूंकि पंजाब की बात शुरू हो गई है, मेरी समझ के लिए जैसे कांग्रेस को चैलेंज वहां कौन कर रहा है? कांग्रेस को मुख्य चैलेंज तो आम आदमी पार्टी द्वारा है। नहीं, कांग्रेस को मुख्य चैलेंज तो कांग्रेस ही कर रही है। नहीं, वो तो है ही। मेरा कहना, मैं आपकी बात समझ गया। जी कांग्रेस ने अपने आप को चुनौती देते देते अपनी स्थितियां बहुत खराब कर ली हैं वहां पर। जी, और सिद्धू लेकिन रोज आम ही आदमी दबाव पार्टी डालते हैं। अभी उन्होंने एक बड़े पुलिस अफसर को हटवा दिया, तो वो भारतीय राजनीति के एक सबसे बड़े ब्लैकमेलर के तौर पे उभरे हैं वहां पर। जी जी तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपनी संभावनाएं बहुत कमजोर कर दी हैं पंजाब में। और उस चक्कर में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच में जो गठजोड़ हुआ है, उसने भी एक नई स्थिति वहां पैदा की है। जैसे भाजपा नहीं वहां पर शहरी हिंदू व्यापारियों की पार्टी है और वो लोग नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। बाकी पंजाब में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है। व्यंग में कहा जाता है कि पंजाबियों ने तय कर लिया है कि जो मोदी जी कहेंगे उसका उल्टा करना है। मोदी जी कहेंगे मास्क लगाओ, तो वहां पंजाब में कोई मास्क नहीं लगाता। बाकायदा मुझसे कहा गया कि मोदी जी ने कहा है मास्क लगाओ तो हम नहीं लगाएंगे मास्क। तो वहां पे ऐसी स्थिति है वहां पर। लेकिन नहीं अगर जी अमरिंदर सिंह और भाजपा के मिलने से कुछ थोड़ी परिस्थिति स्थितियां परिवर्तित होती हैं। और भाजपा ने दो वहां प्रॉक्सी पार्टियां भी खड़ी कर दी हैं। एक सुखदेव ढींढसा की पार्टी खड़ी कर दी है और एक और पार्टी खड़ी कर दी है। सब लोग कह रहे हैं भाजपा की मदद से ही दोनों पार्टियां खड़ी की गई हैं। तो भाजपा बड़े पैमाने पर वोट कटवा उम्मीदवार इन पार्टियों के जरिए और अपने जरिए वहां पर खड़ा करेगी और उसके जरिए वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इन सब लोगों का मानना है कि वहां पर त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। तो जी ऐसे मैं में जिनके पास जितनी सीटें होंगी वो उसके हिसाब से सौदेबाजी करेगा। इसके साथ ही हम लोग आज इस चर्चा को यही विराम दे रहे हैं और जी अगले अगले सप्ताह तक बहुत सी चीजें और हो चुकी होंगी। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, कल कुछ ना कुछ और नया चल ही जी रहा होगा। जी उत्तर जी प्रदेश तो काफी वो रहेगा, जी। चैलेंज भी रहेगा उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।